नमस्कार, मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि नृत्य मेरी भाषा है, नृत्य मेरी अभिलाषा है, नृत्य मेरा सम्मान है, नृत्य मेरी पहचान है, नृत्य मेरे जुनून है और नृत्य ही मेरे लिए सुकून है। नृत्य पर मुझे गर्व है और नृत्य मेरे लिए सर्वस्व है। और कुछ ऐसी ही कामना और कुछ ऐसे ही उद्देश्य के साथ बढ़ रही हैं आगे डॉक्टर शैली धोपे जी, जो कि नृत्यांजलि कथक केंद्र चलाती हैं और उसकी डायरेक्टर हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को भी वो कथक सिखाती हैं और आज उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े मंचों पर बड़ा अच्छा करतब दिखा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी कला से अपनी पहचान बना रहे हैं। और सिर्फ ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके स्टूडेंट ही नहीं बल्कि ये उस लीग से हटके भी काम करती हैं, समाज सेवा भी करती हैं और साथ ही साथ दिव्यांगजनों के साथ कार्य करती हैं, उनके लिए समय निकालती हैं। उनकी भाषा को समझना, उसके बाद उन्हें सिखाना कितना कॉम्प्लिकेटिव होता है, ये सब हम जानेंगे उनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो कहाँ से शुरुआत हुई शैली जी की नृत्य के लिए और कथक की शुरुआत जीवन में कब से हुई? मतलब मुझे मम्मी ऐसा बताती है कि मैं बचपन से उछलती कूदती चलती रहती थी और शायद बहुत मस्ती भी करती थी जी। तो वो मेरे पैर में हमेशा छम छम वाली पायल बांध के रखती थी कि कहीं भी जाओ तो तुम्हारी आवाज़ आते रहे कि बहुत मस्ती करती हो। फिर उनको लगा नहीं इन्हें इसे डांस में डालना चाहिए। तो मैं बहुत छोटी थी तो भरतनाट्यम की क्लास थी, हम जगदलपुर में थे बस्तर में, तो हम भरतनाट्यम की क्लास में मुझे डाला गया। वहाँ पे मैं सीखती रही। फिर हेलन मैडम थी, उन्होंने सिखाया। फिर कुशवाहा सर थे, सेमी क्लासिकल सॉन्ग पे डांस सिखाया और काफ़ी समय ये चलता रहा। उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हो गया तो एक गैप आ गया क्योंकि हम गांव में पहुंच गए थे जहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर जब मैं और बड़ी हुई राजनांदगांव आई तो मुझे कथक मिला। तो फिर मैंने भरतनाट्यम छोड़ के कथक सीखना शुरू किया। कथक के एग्ज़ाम दिए, साथ साथ में कॉलेज की पढ़ाई एमएससी किया। फिर उस समय एडहॉक चलता था तो 3 साल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया जूलॉजी। और शादी के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के शादी के काफ़ी समय बाद 8-10 साल बाद मैंने डांस क्लास शुरू की और बस बच्चों को सिखाती रही। और पहले 2-4 बच्चे थे, घर की थी, भतीजी थी, उसको सिखा, यहाँ 2 बच्चे आते थे और ये चलता रहा। और आज कम से कम 150-200 लड़कियां हैं जी। और मैं लड़कियों को ही सिखाती हूँ जी। तो अभी कहाँ कहाँ आपने बच्चों को सिखाया? जैसे कि मुझे पता चला था कि दिव्यांगजनों को भी आप सिखाती हैं और साथ ही साथ ये नेत्रहीन कन्याओं को भी सिखाती हैं। राजकुमारी बाई बाल निकेतन में भी आपने कई बार सिखाया है। तो वो एक एक्सपीरियंस जो होता है वो अलग रहता है क्योंकि वो कुछ कार्यक्रम विशेष के लिए आप सिखाती होंगी। तो उनके साथ जब आप इंटरेक्ट होती हैं तो कितना मुश्किल होता है उनको सिखाना? मैंने दिव्यांग बच्चों को जो सिखाया, तनखा मेमोरियल में सिखाया, आंचल में सिखाया, वंदन पुनर्वास केंद्र है वहाँ सिखाया। राजकुमारी तो नहीं पर घरोंदा एक आश्रम खुला था उनका, उनमें उसमें सिखाया मैंने। तो जब पहले तो ऐसा हुआ कि मेरे पास, मैं कैंप ले रही थी तो 3 बच्चे आए, लड़के थे और उन्होंने डांस करने की इच्छा जाहिर की और वो सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। उनकी हरकतों से ये मुझे पता चला और उन्होंने, जब मुझे समझ में आया इन्हें डांस सीखना है तो मुझे लगा कि ये थोड़ा मुश्किल है पर मैं सिखाऊंगी। फिर मैंने सोचा कैसे सिखाऊं, क्या करूं। फिर वो मुझे अपनी साइन लैंग्वेज सिखाते थे तो मैं उनसे पूछती थी। वो ABCD सिखाया उन्होंने, 1 2 3 4 सिखाया। फिर काफ़ी कुछ बताने लगते, मतलब मैं उनको डांस सिखाती और उसके साथ साथ उनकी लैंग्वेज सीखती। फिर मुझे कई बार प्रॉब्लम जाता था, फास्ट कैसे बताऊं। फिर वो बताते थे फास्ट में ऐसे ऐसे कर देना, फिर स्लो आया तो अब ऐसे ऐसे करना। तो मैं सामने से उनको डायरेक्ट करती थी। फिर मैंने देखा वो तबले में भी पैर बहुत अच्छा चलाते हैं। उसमें अंकित सेन जो लड़का था वो बहुत ही अच्छा करता था और उसका एक था कि मुझे डांस में ही कैरियर बनाना है। और जो मूक बधिर फिल्म में PKD आई थी उसमें उसने मतलब वो रोल भी किया, कथक शिक्षक की भूमिका किया था। तो उसने राजा मानसिंह से एग्ज़ाम भी दिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए। तो मैं बाकी स्कूलों में गई तो ये बच्चे, इनका दिमाग तो अच्छा था, बोल सुन नहीं सकते पर दिमाग काम करता था।
फिर मैंने उन बच्चों को देखा जिनका ब्रेन बिल्कुल डेड है, काम नहीं करता, तो मैंने उनको सिखाना शुरू किया। तो उन बच्चों को एक बहुत मज़ा आने लगा कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, ठीक है। और बीच बीच में जैसे इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी सिखाते थे, तो उसके कुछ शब्द बोलने लगते थे, आशियाँ, टुकड़ा, तो बड़ा अच्छा लगता था। और इतना उनके दिमाग में आ गया। पहले तो वो एक डांस जब सीखा तो दूसरा सीखने को तैयार नहीं थे कि नहीं। फिर उनको दूसरा समझाया, नहीं दूसरा और भी होता है। और फिर वो इतने 80 बच्चे, 90 बच्चे, बहुत अच्छा लगता था। फिर उनको मंच में लाया, पेरेंट्स इतने खुश कि हमारे बच्चे आज तक घर के बाहर नहीं गए, स्कूल जैसे जाते थे, पढ़ना उनके लिए कुछ नहीं था, 2 और 2 4 शायद ज़िंदगी भर नया सीख पाए, लेकिन डांस सीख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उनके ड्रेस ये सब मैं बनाती, वो बड़े खुश होते। हम तैयार हुए हैं, लड़कियां बोलती थी मैडम पाउडर, मतलब पाउडर लगाएंगे ना, लिपस्टिक, हाँ इनाम मिलेगा। उनको एक था कि इनाम मिलेगा, तो मैंने कहा हाँ इनाम मिलेगा। फिर मैं अपने तरफ से उनको देती, मोमेंटो बना के, जो भी बड़े खुश होते कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। एक इमोशनल कह सकते हैं कि हो जाती हैं जब बात करती है दिव्यांग जनों की। और सच मायने में ये होता है कि आप खुश तब नहीं होते हैं जब आपको खुशी मिलती है, आप खुश तब होते हैं जब दूसरों को आप खुश देखते हैं। और ये जो खुशी होती है वो लंबे समय तक रहती है। और आपने उन लोगों के बीच में सोचिए कि ऐसे बच्चे हैं जिनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जो सुन नहीं सकते हैं, उनको उस बीट पे डांस कराना और एक्यूरेट बीट पे डांस कराना ये बहुत मुश्किल होता है। मैं बाल भवन में गई थी तो वहाँ पे भी एक ऐसी स्टूडेंट थी, बड़ी होनहार, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती जी, वो मेरी स्टूडेंट है प्रिया। तो उसको जब मैंने डांस करते हुए देखा, बट उसके अंदर का एक्साइटमेंट भी मैंने देखा। वो रिदम पे उतने ही अच्छे से डांस करती जैसे एक नॉर्मल लड़की। तो उसको अगर हम कुछ डिफरेंस देखें तो नहीं हो पाता है, और बहुत अच्छे से काम करती। तो उनके साथ जाना, उनके साथ बैठना, उनको पढ़ना, उनसे सीखना और फिर उनको सिखाना, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटिव रहता है। कई बार डिप्रेशन आ जाता है कि नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ हुआ कभी आपके साथ? नहीं, पहले लगता था पता नहीं, फिर कभी कभी ऐसा लगता था कि बच्चे मुझसे बहुत क्लोज हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि झंडा चलाना है, हिलाते रहना झंडा, अब वो कुछ नहीं कर पाते तो ठीक है, झंडा हिलना नहीं, यहाँ से उनको ये समझ आ गया मुझे हिलना नहीं। उनको बाथरूम लगी वो वही कर देंगे, लेकिन झंडा हिलाते रहेंगे। तो ये मुझे मतलब ये लगता था बाप रे, ये मेरी बात इतनी क्यों मानते। और कई बच्चे मतलब आहट आ गई मैडम डांस वाली, अक्सर बच्चे मुझे डांस वाली डांस वाली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैं डांस वाली हूँ करके। तो बहुत अच्छा लगता है, कोई डांस वाली कहेगा, कोई मैम कहेगा, और इतने दिनों बाद भी देख के वो पहचानते हैं मुझे। कई बार लगता है कोरोना आया, भूल तो नहीं कहेंगे, नहीं भूले नहीं, याद है ना, हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देखो मतलब इतने साल बाद भी वो कम से कम मुझे याद करते हैं। ये आप में एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है कि डांस वाला शब्द सुन के आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लोग बड़े कि अरे क्या सिखाती, डांस सिखाती। कई बार जो है वो बड़े नेगेटिविटी से बोलते हैं वो। और स्पेशली अगर आप किसी भरे प्रोग्राम में गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, सनाटी घर के लोग हैं, बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन वो आपको अच्छा डांस सिखाती है। तो ये चीज़ कभी आपके साथ हुई? बहुत हुआ। पहले तो लोग बोलते थे अरे तुम डांस सिखाती हो, पढ़ी लिखी हो, MSc किया है, MPhil कर रही थी, अब तुम क्या डांस सिखाती हो करके, ऐसा। तो बड़ा ये लगता था। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि हमें प्रूफ देना पड़ता है। मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज भी वो चल रहा है, प्रूफ देना। पहले जो बोलते थे अरे डांस सिखाती हो, अरे कुछ और अच्छा काम कर लेती। लेकिन जब हम शबाना आज़मी, आमिर खान, इन सब के साथ हमने किया तो लोगों ने कहा अरे तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तुम्हारी संस्था इतनी बड़ी है। जब बहुत बड़ी हो गई, जो हम भी तो नृत्यांजलि में जुड़ना चाहते हैं। वही जो पहले कहते थे अरे डांस सिखाती, वही अब बोलते अरे तुम बहुत अच्छा काम करती हो, मुझे भी सिखा दो, मुझे भी सिखा दो, हमको भी सीखना है जी। तो ये चेंज आता है। और मतलब ये सही भी है, उनकी कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि डांस सिखाना उससे क्या होगा, आगे क्या होगा।
कलाकार वैसे ही, मैंने कोरोना में भी मैं कहती हूँ सबसे नीचे तबके पे आके कोई गिरा है तो वो कलाकार है। सबको कुछ ना कुछ मिला लेकिन कलाकारों को कुछ नहीं मिला। तो कलाकार होना ही अपने आप में बहुत मुश्किल वाली बात है। और उसके बाद अरे डांस और ये क्या करते हो, तो ये तो होता है। उनका भी नहीं है, औरों को भी देखा वो आज तक वहीं के वहीं है, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो ऐसा होता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी फैमिली में ये चीज़ सुनने को मिला या कभी ये चीज़ आपको फील हुई कि कुछ परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है और कहीं शो भी है आपको? हाँ, तो परिवार ने कभी ऑब्जेक्शन लिया इस बात के लिए? हाँ, जैसे मैं यूथ फेस्टिवल में करवा रही थी, प्रोग्राम फर्स्ट आया तो वो यूथ में जलगांव जाना था, तो छोटा बेटा था, एग्ज़ाम है, नहीं तुम नहीं जाना, पहले ये देखना। तो ये ठीक है, फिर मुझे भी लगा कि हाँ ये ज़्यादा ज़रूरी है करके ऐसा लगा। और अब जो है हमारी जॉइंट फैमिली, और मैं मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है अपनी फैमिली में कि सब मतलब बड़े गर्व से बताते हैं सब कुछ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है उनकी कोई गलती नहीं थी कि वो ऐसा सोचते थे कि अरे डांस से क्या, लेकिन मतलब उन्होंने शायद ऐसा देखा नहीं होगा, जो भी और इंजीनियर डॉक्टर बनते सबको देखा, लेकिन एक डांस सिखाने वाले इस ऊंचाई तक पहुंचेगा ये शायद समझ में नहीं आता। बिल्कुल। नृत्यांजलि जैसे आपकी जो संस्था है तो वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड होगी? फर्म एंड सोसाइटी से है और हमको कुछ रेपिटरी आती है, संचालनालय से भी आता है पैसा ऐसा, तो हम शोज करते हैं। और मेरे पास 10 तो लड़कियां जो मुझसे ही सीखी हैं, आज मेरे यहीं जॉब करती है, और मैं उनको मंथली पेमेंट देती हूँ, उनको शो के पैसे बच्चों को देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें लेना नहीं देना आना चाहिए जी। आज हम उनको देंगे, पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ हमारा बच्चा इतने साल डांस में गया तो आज कुछ तो कर रहा है, ठीक है, उसको कैरियर नहीं बनाना। किसी ने बीएड कर लिया, कोई एलएलबी कर रही, कोई, तो वो कहते हैं जब तक शादी नहीं होगी ये नहीं, वो आपके पास तो रहेंगी जी। तो ठीक है, नौकरी भी लगी, अगर जबलपुर में लगी तो भी वो मेरे पास रहेंगे, शादी होके बाहर चले गए तो सोचेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, मेरे सीखे बच्चे, मेरे इधर टीचर, मैं उनको पेमेंट देती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। परिवार में और कौन कौन है आपके? मेरे हस्बैंड हैं स्टेट बैंक में, मेरा एक बेटा है अभी सीबीआई ऑफिसर है गाजियाबाद में जी। और बेटियां आपकी बहुत सारी हैं, डांस क्लास में मिल गई हैं। मैं हमेशा दुखी होती थी कि मेरे पास बेटी नहीं है, तो लड़कियां कहती थी अच्छा हुआ बेटी नहीं तो आप हमको इतना प्यार नहीं करती जी। तो मुझे तो मतलब इतना है, जैसे कोई बच्ची आई तो उसको कभी अगर मैं उसको नहा देख पाऊँ तो उसको बड़ा बुरा लगता है, आंसू बहाने लगती है, आज आपने हमको गोद में नहीं लिया। तो मुझे लगता नहीं, जैसे ही आई तो उनको पहले गोद में लेना और ये करना। तो मेरे क्लास में कोई भी चीज़ गुरु शिष्य परंपरा जैसी नहीं, हम सब एक फ्रेंड्स हैं, मिल के रहते हैं, खूब नाचते हैं, खूब करते हैं, मतलब खूब मस्ती करते हैं, धूम मचाते हैं। और मुझे लगता है जो बच्चों को अगर बोलेंगे आँख मारे में नाच करना, अच्छा चलो आँख मारे लगा देते हैं, उसमें नाच करेंगे जी। तो आपको, क्योंकि आपने कथक भी किया है, भरतनाट्यम भी किया है, फोक पे भी आप काम कर रही हैं, और बात अगर आपके डांस स्टाइल की करें तो थीम बेस्ड रहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके मन में? मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ। तो जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने द्रौपदी की काफ़ी राइटर की किताबें पढ़ी, द्रौपदी की महाभारत पढ़ी, द्रौपदी पढ़ा, ऐसे तो मुझे लगा कि नहीं, द्रौपदी वहाँ वही चीज़ क्यों, द्रौपदी को अब हमको चेंज करना है। तो ठीक है, स्वयंवर हुआ द्रौपदी का जो भी, लेकिन जब बड़ी सभा में उसको लाया गया चीरहरण के लिए, तो मुझे लगता है कि अब हमको इस कहानी को बदल देना है। चीरहरण तो बहुत पुरानी बात हो गई, और मेरे मन में हमेशा एक बात आती है कि मुझे कृष्ण से आपत्ति है कि उन्होंने वहाँ पे उस चीर क्यों दिया, वस्त्र क्यों दिया। अगर उस समय द्रौपदी को शस्त्र दे दिया होता तो आज लड़कियों की स्थिति ये नहीं होती। हम आज भले बात करते हैं महिला सशक्तिकरण इसकी, लेकिन मैं देखती हूँ आज भी लड़कियाँ बहुत परेशान हैं,
लोग आजकल लड़कियों को बोलते हैं हाँ ऐसे घूम रही है घूम रही, पर मैं देखती हूँ मतलब बताते हैं कि लड़कियां कि नहीं हमको मतलब कहीं बाहर जॉब मिला तो नहीं जाने देंगे। आज भी स्थिति वैसी ही है और महिलाओं की भी है कि नहीं तुम घर में पहले काम करो, ऐसा करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको आज की स्थिति को ज़्यादा लेना चाहिए। कथक भी कर रहे हैं, बेस हमारा कथक है, सब कुछ कथक है, लेकिन कहानियाँ हमको बदलना चाहिए। जब हम प्रयोग करेंगे तब परंपरा को जीवित रख पाएंगे। बिल्कुल। आपने बहुत सारे मंचों पर ये अपने कथक की और अपने भरतनाट्यम की और जितने भी आपके डांस हैं उनका प्रेजेंटेशन दिया। ऐसा कौन सा मंच है जिसमें आपको नृत्य प्रस्तुति करने के बाद बहुत अच्छा लगा, पब्लिक बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा आपको कह सकते हैं कि पब्लिक का प्यार मिला? हाँ, ऐसे बहुत हुए। जब हम आमिर खान जब भोपाल गए थे बेटी जिंदाबाद कार्यक्रम में, तो पता चला आमिर खान वहाँ पे चीफ गेस्ट है। तो मैंने कहा, तो बच्चे बहुत खुश थी लड़कियाँ कि हम आमिर खान के साथ सामने करेंगे। तो मैंने बच्चों के दिमाग में एक बात डाली कि नहीं, ये सब लोग आते हैं अपना भाषण देते हैं और चले जाते हैं, इनको किसी से मतलब नहीं रहता। तो तुम लोग ये दिमाग में ये बात मत रखो कि आमिर खान हमारा डांस देखेंगे और ऐसा करेंगे, वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 1 घंटे तुम्हें भाषण सुनाए और उसके बाद चले जाए। तो दिमाग हमेशा खुला रखना। बच्चों ने कहा ठीक है। लेकिन जब हम गए शो देखने, तो आमिर खान जब मंच पे और घुटने के बल बैठ गए, तो और डांस मतलब उन्होंने पूरा देखा और उन्होंने ताल वगैरह डाली, मतलब ताल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। और फिर उन्होंने मंच से कहा कि डांस तो मैसेज देने का सबसे अच्छा माध्यम है और आपके डांस से मैसेज जाता है, तो आप ऐसे ही डांस करिए जिससे एक समाज में परिवर्तन आए। वो एक महिलाओं के प्रोग्राम में आए थे, तो उन्होंने कहा कि आपके डांस से वो मैसेज जाता है, तो आप ये हमेशा जारी रखना, इसे बंद मत करना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और वो जिस प्रकार बच्चों से वो मिले, और तो बहुत अच्छा लगा कि हम जो सोचते हैं कि नहीं ये हमको क्यों पूछेंगे, वो भाषण देंगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं। तो अच्छा लगा, मतलब वो बहुत अच्छा था। वो कलाकार जो होता है, सकते। बिल्कुल, कलाकार जो होता है वो कला को पहचानता है और एक कलाकार दूसरे कलाकार की अगर रिस्पेक्ट कर रहा है तो ये आपकी कला की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है और खासकर बच्चों के लिए एक सम्मान की बात है। उन्होंने इतना सम्मान दिया और दूसरे दिन हर पेपर में, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो चाहे कोई भी पेपर हो, हर पेपर की हेडलाइन न्यूज़ यही थी कि आमिर खान भावुक हुए, नृत्यांजलि कथक केंद्र के बच्चों का डांस देख के उनके आंखों में आंसू है, मतलब हर की यही एक न्यूज़ थी। तो ये शायद हमारे जीवन का एक चेंज भी था कि हम यहाँ से बहुत चेंज हो गए। जी, आपने बीच में क्योंकि डांस तो आप सिखाती हैं, आपको मैं भी बताना चाहूँगी कि डांस सिखाना तो इनकी हॉबी है, लेकिन इसके अलावा समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। कोरोना का टाइम आया था तो भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि डांस क्लास बंद थी, बट इन्होंने ऑनलाइन डांस सिखाया। और बात जब हम समाज सेवा की करते हैं तो समाज सेवा में सिर्फ हम दूसरों की हेल्प करना यही नहीं आता है। शैली जी लोगों को जागरूक करने का भी कार्य करती हैं। और महिलाओं की अगर बात करें तो बीते कुछ सालों में हमने देखा उन्होंने लड़कियों को स्कूलों में कॉलेजों में जाकर अवेयर किया था, गुड टच बैड टच के बारे में बताया था। और ऐसे बहुत सारे किस्से जब सामने आए तो वो खुद विचलित हो गई थी, क्योंकि हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटता रहता है जो कई बार हम अपने माता पिता से शेयर नहीं करते, अपने गुरुओं से शेयर नहीं करते, लेकिन एक फ्रेंड होता है कई बार उससे भी नहीं कर पाते, एक शर्म एक हया रहती है। तो जब आप गुड टच बैड टच का संदेश दे रही थी, लोगों को अवेयर कर रही थी, उस समय जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बच्चों ने जब खुलकर आपसे बातें की, अपनी समस्याओं को आपके सामने रखा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा आपने फील किया उसको? बहुत बुरा, मतलब मैं इसे बुरा कहूँ क्या कहूँ, दुखदाई एक्सपीरियंस था। मतलब मुझे पता भी नहीं था कि इस प्रकार से बच्चियों के साथ होता है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, हाँ गुड टच बैड टच बता दिया, ऐसा होता है तो ये बैड टच है, ये है होता है तो गुड टच है, हमने उनको कहानियों के जैसे सुना दिया। लेकिन जब उनसे पूछा और पहले बार जब पहला दिन था और पहली बार जब लड़कियों ने बताया, मुझे चक्कर आ गए। मतलब मैं इतनी परेशान हो गई, लड़कियों ने ऐसी ऐसी बातें बताई। बच्चियाँ, मैं हमेशा बच्चियाँ बोलती हूँ कि 3rd 4th क्लास की बच्चियों ने ऐसी बातें बताई
और ये जो हुआ पहले दिन तो मैं तो रात सो नहीं पाई और इतनी परेशान हुई कि मैंने कहा इतना कुछ हो रहा है समाज में और हम ऐसे कैसे बैठे हुए हैं। और वहाँ से बच्चियों को जागरूक करना शुरू किया। मतलब मैं इतने ये हुई कि हस्बैंड ने कहा तुम ये काम छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी। मैं बहुत दुखी होती थी, मुझे रोना आ जाता था जब बच्ची आके पकड़ लेती और कहती मैडम हमको बचा लोगे ना। मतलब वो एक उम्मीद करने लगती थी कि मैं उनको बचाऊंगी। तो मुझे बड़ा ये लगता था, मतलब मैं बता नहीं सकती। वो मैंने लिखा भी, फेसबुक पे भी खूब लिखती रही। लोगों ने कहा भी कि ये तो गलत बात है, लोग बच्चियां फिर जो जिनके नाना नानी मामा मामी अच्छे हैं उनको भी उस निगाह से देखेंगी। ये मैंने कहा नहीं, अच्छे हैं तो अच्छे हैं, ठीक है। अगर वो कह रही है कि मामा मत छुओ मुझे तो मत छुओ, आप अच्छे हो, आपके मन में कुछ नहीं। लेकिन आज का दौर इतना बेकार है कि अच्छे बुरे को पहचानना भी मुश्किल हो गया है कि कौन अच्छा कौन टाइम बुरा। नहीं है तो ये माता पिता बहुत, के पास। और वो तो मेरे कम से कम 15-20 स्कूल होंगे और मैंने हर स्कूल में एक नया एक्सपीरियंस लिया हर बच्चों से। और वो तो मैं शायद ज़िंदगी भर मेरे दिमाग से वो बच्चों की आवाज़ और वो सब भूल नहीं सकती। पूरा रिकॉर्ड हुआ है। पूरा रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन उनको भी मिला कि कोई आया जो हमारे दर्द को सुना, जिससे हम अपनी बात शेयर कर पाए बेझिझक होके। आपने बहुत सारे डांस किए हैं, बहुत सारे गीतों पे भी किए हैं, फिल्मी गीतों पर भी अक्सर आप करती हैं, फेसबुक पे मैं देखती हूँ। ऐसा कोई पसंदीदा गीत जिस पे जब आप डांस करती हैं तो एकदम मगन होके करती हैं कि दुनिया को छोड़ो, मैं अपना कर रही हूँ, एकदम मगन हो गया? और अक्सर यही होता है कि जब आप डांस कर रहे होते हो तो आगे पीछे अगल बगल में कौन बैठा है कोई चिंता नहीं होती है, बस आप ताल रिदम पे डांस करते हैं। मुझे जो बारात वाले जो रहते हैं ना, उसमें मुझे नाचने में बड़ा मज़ा आता है। जी। जब हमारे यहाँ से गणेश विसर्जन के लिए, दुर्गा विसर्जन के लिए जाते, खूब साउंड आता रहता, मैं बच्चों को बोलती, मैं अपना तबला तुरंत बंद करती, मैंने कहा चलो नाचो। तो मैं देखती हूँ ऐसे फ्री नाचने में बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। कोई भी गाना बज रहा है वो नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है ये उनके मतलब दिल से निकल रहा हो। जब हम सीखते तो मैं हमेशा कहती दिल नहीं दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग से डांस करो। पर ऐसे जब हमको कुछ भी करना है, कोई भी गाना बज रहा तो वो हमारे दिल से निकलता है। जी। गाने तो बहुत है, मैं किसी भी गानों पे करती रहती हूँ, लग जा गले पे किया, ऐसे मतलब जो गाने पे सोच नहीं सकते उस गाने पे डांस करती हूँ। अभी मैंने उसमें किया था जब दीप जले आना जब शाम ढले जा, तो वो कई लोग पूछते इस गाने पे डांस किया तुमने, मैंने कहा इस पे किया। एक जो बात करें आपने जैसे डांस, क्योंकि आप पढ़े लिखे भी थे, आपने जूलॉजी किया, आपने इसके बाद पढ़ाया भी और बाकायदा डॉक्टर की उपाधि भी मिली, उसके बाद डांस आप आगे बढ़ रही हैं। अब जो बच्चे आ रहे हैं वो एजुकेशन के साथ साथ एक अलग फील्ड में भी अपना करियर बना रहे हैं, चाहे म्यूज़िक ले लीजिए, डांस ले लीजिए, गेम्स ले लीजिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो जो बच्चे डांस में आगे बढ़ रहे हैं, आजकल बहुत सारे रियलिटी शोज़ हो गए हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, करतब करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि रियलिटी शो का विनर बनने के बाद वो इतने ज़्यादा नेम फेम में गुम हो जाते हैं कि अपनी जो रियलिटी है उसको भूल जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो एक तो पहली बात इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, और दूसरे ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना करियर बना लिया, अभी आगे भी बढ़ना है, उन्हें क्या संदेश देंगे आप? रियलिटी शो तो मैं कभी नहीं देखती, पर मैंने जैसे कुछ शोज़ देखे हैं ऐसा, तो मुझे लगता है कि बच्चा जब वहाँ पे डांस कर रहा है, अरे बहुत अच्छे से करतब कर रहा है, ये कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उस बच्चे को जिम्नास्टिक वगैरह में डाल देना चाहिए, क्योंकि वो डांस नहीं है और उस डांस में वैसा डांस करके वो आगे नहीं जा पाएगा। तो मैंने एक बार लिखा भी था इस बारे में, लोगों के ऑब्जेक्शन भी आए थे, तो मैंने कहा कि आपका बच्चा डांस कर रहा है, आप दिखा रहे हैं बच्चा यहाँ से हाथ पैर ले आया, यहाँ से ले आया, वहाँ पे लटक गया, तो आप उसको जिम्नास्टिक में डालिए ना, देश के लिए मेडल लाएगा वो। आप ऐसा करिए, आप क्यों इसमें पड़े? ये डांस नहीं है, ये तो कर्तव्य है, और हर चीज़ का अपना एक तरीका है, आप उसमें करिए। और बच्चों को अगर कैरियर बनाना, अगर जबलपुर के बच्चे हैं, और मैं कहती हूँ मतलब जबलपुर में बच्चों को अगर कैरियर बनाना है तो वो यहाँ ना बना के बाहर निकल जाए,
चाहे बनारस जाए, चाहे दिल्ली कथक केंद्र में जाए, वहाँ से वो कैरियर अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास रह के ना हमारे पास तबले की पूरे टाइम सुविधा रहती, ना लहरा मिलता है। हम उनको 2 घंटे सिखा रहे हैं, 2.5 घंटे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। पर कैरियर बनाना है तो उनको यहाँ से हम बना के भेजेंगे। मेरे बच्चे गए भी हैं सीखने के, यहाँ से हम उनको का एक बना के भेजेंगे, वहाँ वो जाके कुछ अच्छा करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और वहाँ से फिर कैरियर बनेगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हम उनकी नींव बना देंगे, मकान बिल्डिंग वो बनाएंगे पूरी। हाँ। और नींव हम मजबूत करके भेजेंगे। जैसे अब वेदांशी श्रीवास्तव गई तो गंगानी जी जो हैं गुरु, तो वो हमेशा कहते हैं तुम नींव तुम्हारी बहुत अच्छी है। वो पहले कहती थी हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो नहीं ऐसा करते। तो बोले सबकी स्टाइल अलग होती है, लेकिन तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी नींव बहुत अच्छी। और उसने वो जयपुर घराने को इतने अच्छे से कैच कर लिया और वहाँ टॉप भी कर रही, शो भी कर रही। तो यहाँ न्यू आप अच्छी बना के बाहर भेजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारी बातें शेयर की और साथ ही बताया कि किस प्रकार से आपका सफ़र शुरू हुआ, फिर बच्चों को आपने कैसे सिखाया, कितने बड़े बड़े मंचों पर आपने अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन है वो किया। और इतनी सारी एक और बात बताना चाहती, मेरे मम्मी पापा उस जमाने में सोचते थे मेरी बच्ची डांस में कैरियर बनाए। क्या बात है। मतलब जब मैं कहती थी मुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता, पापा के कोई बात नहीं, मत पढ़ो, डांस अच्छा, हाँ डांस करो। तो अगर बच्चे को लगता है कि हमको ये करना है तो पेरेंट्स को करने देना चाहिए। जी, तो बहुत अच्छी बात भी उन्होंने कही कि जो बच्चों की हॉबीज़ होती है उनको मारने नहीं देना चाहिए। पढ़ाइए आप। बेसिकली क्या होता है कि आपका जो नींव बनाना है, जो आपकी एजुकेशन ज़रूरी है उसको आप करवाइए, लेकिन जो अगर उसकी रुचि कहीं और है तो उसके लिए उसको बाकायदा ट्रेनिंग दिलवाइए और फिर देखिए कि उसके पर्सनालिटी में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं। और माता पिता जो होते हैं वो बच्चे के लिए सबसे बड़े गॉड फादर और गॉड मदर होते हैं। ये और बात होती है कि जब हम किसी विधा में बाहर निकलते हैं, कोई बाहर से हमें हेल्प करता है, हम उसे अपना गॉड फादर बना लेते हैं। लेकिन सच मायने अगर आपने अपने घर में अपने माता पिता को गॉड फादर गॉड मदर बना लिया है तो किसी भी क्षेत्र में आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी बात बताई कि इन्होंने जब अपने जीवन की शुरुआत की थी और तब इन्होंने जब डांस सीखा था तो इनकी माता ही थी जिन्होंने इनके कदमों के थिरकने को महसूस किया था, साथ ही इनके चुलबुलेपन को भी एहसास किया था और उसके बाद डांस में उनकी माताजी ही लेके गई। तो कुल मिला के कहें कि इनकी गॉड मदर जो थी इनकी माताजी थी और पिताजी चाहते थे कि बाकायदा ये डांस में अपना करियर बनाए। और देखिए माता पिता का जो आशीर्वाद रहता है वो जीवन में कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा सफलता की तरफ आगे बढ़ाता है। और यही कारण है कि आज नृत्यांजलि जैसे सक्सेसफुल मैं कहूँगी क्लासेस ले रही हैं। उस केंद्र में आप जाकर देखिए बच्चे कितने अच्छे से वहाँ पर सीखते हैं, ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि एक पारिवारिक माहौल होता है, ममत्व की भी पाठशाला चलती है और धूम मची रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।